रिवीजन आज करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। तो यही नोट्स आपके बोर्ड्स तक भी रहने चाहिए आपके पास, क्योंकि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक हो गया? जब पढ़ा रहा हूं सब यहां देखेंगे, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उस टॉपिक को लिख लेना खाली। जो कहूंगा इससे क्वेश्चन आते हैं, इतने मार्क्स में आता है, टॉपिक लिखो जल्दी से, ब्रैकेट में उसका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है वो लिख लो। जैसे कहूंगा बैलेंसिंग 1 मार्क्स में आएगी तो जल्दी से बैलेंसिंग ब्रैकेट में 1 लिख लेना बोलते बोलते। शुरू करें? चलो, सबसे पहला देखो, सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट कर देता हूं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या केमिकल रिएक्शन होती है, क्या केमिकल इक्वेशन होती है। कोई भी चीज, कोई भी दो चीजों को मैं अगर मिलाऊं और उनसे मिलके कोई तीसरी चीज बने, मैं उसको क्या कहूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेस। क्या कहूंगा? कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हैं और तीसरी एक नई चीज बन रही है। ठीक है? लेकिन अगर वहीं पे केमिकल रिएक्शन बोलूं क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जहां दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं, केमिकल वर्ड यूज करेंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। वेयर टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस कंबाइन या रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं। यहां ए और बी की जो प्रॉपर्टी होगी वो सी की जैसी नहीं होगी। सी जो प्रॉपर्टी कंटेन करेगा वो एंटायरली डिफरेंट होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म आते हैं रिएक्शन में, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं, जो आपस में मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए मैंने नमक और पानी, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से, अगर मैंने नमक और पानी को मिला रहा हूं तो नमक और पानी क्या हो जाएंगे? यहां पे रिएक्टेंट हो जाएंगे। जिनको रिएक्ट करवा रहा हूं, जिनको आपस में मिला रहा हूं, उन्हें क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो बन के आएगा, जैसे नमक और पानी को मिला के नमकीन पानी बनेगा, तो जो नमकीन पानी बन के आया वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। मैं फिर कह रहा हूं ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हो ये वाली, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करा, तब जाके मेरे पास क्या बन के आया? वाटर, H2O। तो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन किया, तब जाके मेरे पास बन के आया H2O। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है फिर बताया मैंने? जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और प्रोडक्ट जो कंबाइन होने के बाद मुझे नई चीज मिल रही है उनसे, उसे क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए, इससे सबसे पहला एक क्वेश्चन जो बहुत टीचरों का फेवरेट रहता है, वो इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में आप लोग को दिख सकता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है? और कहीं कहीं पे कहेगा कि बाय सैंड पेपर, तो कंफ्यूज मत हो ना, सैंड पेपर जिससे साफ कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो मान लीजिए ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैं जलाना है मेरे को, तो मैं इसको पहले साफ कर रहा हूं। तो पूछ रहा है साफ क्यों करते हैं? तो ऑब्वियस है, अगर मैं किसी चीज को साफ कर रहा हूं मतलब वहां पे कुछ होगा तभी साफ कर रहा हूं। तो यहां ये है क्या? लेट अस सपोज ये क्या है? मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम है और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? अपनी लेयर के ऊपर क्या फॉर्म कर लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसके कारण क्या होगा? अगर हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम नहीं जलेगा, कौन जलेगा? पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा। उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। तो जब मैंने उसको क्लीन कर दिया तो अब मेरा डायरेक्टली एयर के फायर के कांटेक्ट में कौन आएगा? मैग्नीशियम। तो आराम से जल जाएगा।
एक प्रोटेक्टिव लेयर जो चढ़ी है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो हटाने के लिए। तो आंसर में आप क्या कह सकते हो, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, तब जाके चला रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कराया था इसका, आपने देखा था। नॉर्मल मैग्नीशियम रिबन को मैंने चलाया, नहीं जल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जो आग जा रही होगी वो किसको हीट कर रही होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, वो मैग्नीशियम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। समझ में आया? अब वहीं पे मैंने जैसे उसको सैंड पेपर से रब करा तो क्या हो गया, जल गया एकदम से। क्या हुआ फिर, क्योंकि अभी तक उसमें प्रोटेक्टिव लेयर थी। समझ में आया इसका आंसर? 1 मार्क्स पे पेपर में दिख सकता है आपको, बोर्ड्स में भी और आपके स्कूल के पेपर में भी। ठीक हो गया। अब आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इसमें कभी कभी पूछता है, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा पूछता है, 5% पूछेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। उससे पहले अच्छा, मैं चैप्टर को एक पार्ट तो मैंने केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझा दिया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कुछ अंतर नहीं है। अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, और एक बार इसी को लिखूं H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O, तो इनमें से जो शॉर्ट होती है, जो सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। और जब भी अपने नाम के साथ लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अंतर समझ में आया दोनों में? क्या बोला मैंने? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब मैं किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के नाम से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब भी मैं उस कंपाउंड या एटम या मॉलिक्यूल को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। याद करने का तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन हमेशा शॉर्ट होती है, मैथ्स में हमने पढ़ा है, इक्वेशन हमेशा शॉर्ट कर देती है चीजों को। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं उससे इक्वेशन बनाते हैं, तो शॉर्ट बन जाती है इक्वेशन। तो इक्वेशन मतलब शॉर्ट वाला, रिएक्शन मतलब बड़ा वाला। बस अपना कंफ्यूजन आता नहीं है पेपर में, लेकिन क्लियर पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अंतर क्या होता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे पहचानोगे, आपके सामने एक रिएक्शन हो रही है, आप कैसे पहचानोगे कि क्या वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था आपसे, मैं अगर पानी को और नमक को मिलाऊं तो ये क्या बनाएगा, नमकीन पानी बनाएगा। ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, मुझे कैसे पता चले, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या, चेंज इन स्टेट। मैं एक बार पहले सारी लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। 5वीं होती है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं। ठीक हो गया। तो आप समझते हैं ये है खासियतें। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा तो आप कह दोगे हाँ वो केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते सब्सटेंस की, कंपाउंड की, एलिमेंट की, जो बोलो, अगर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जा रही है तो आप क्या कहोगे, क्या है वो, केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहां H2 गैसियस फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था, लेकिन पानी किस फॉर्म में मिला हमें, लिक्विड फॉर्म में। तो क्या चेंज हो रही है स्टेट, स्टेट चेंज होना मतलब केमिकल रिएक्शन है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो जाना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा लोहा है, लोहे को जंग लग रहा है, ओरिजिनल लोहा जैसे कलर का होता है रस्टिंग के बाद भी वैसे ही होता है, रस्टिंग के बाद वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो कलर चेंज हो रहा है ना। तो कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते अगर सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है तो आप क्या कहोगे, वो केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे चेंज होना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम, बताओ। चूने वाला बताया था मैंने। अगर चूना है, चूने में जब तक चूना, अच्छा चूना छोड़ो, मैं आजकल कपड़े धो रहा हूं घर में, तो मैंने एक और चीज, वॉशिंग पाउडर
जब आपने निरमा या फिर कोई भी वॉशिंग पाउडर अपने कपड़ों में डाला, वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है वो हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। कभी ऑब्जर्व करना कि कपड़े हैं उसमें पानी है हल्का सा, या फिर आपने पहले उसमें वो निरमा डाला और ऊपर से आप पानी डालो, उसी वक्त हाथ लगाओ। उसी वक्त जब आप घोल ले उसको तो आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि वो हीट रिलीज कर रहा है। तो कैसा टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। अच्छा, पहले भी जब मैंने उसको सॉलिड फॉर्म पाउडर फॉर्म में हाथ लगाया था तब भी गर्म हो रहा था वो? तब नहीं हो रहा था। कब हो रहा है गर्म? जब वो पानी के साथ मिल रहा है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता था? वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा क्या करेगा? हीट रिलीज कर रहा है। क्या ही कर रहा है? अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर। इसका एक और एग्जांपल बताए थे, चूना। चूने और पानी को जैसे ही मिलाते हैं तो हीट रिलीज करता है। बाल्टी अगर बाहर से देखो गर्म हो जाएगी। तो कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है या एंडोथर्मिक हो रही है, टेम्परेचर में जब भी आपको लग रहा है पहले कुछ और टेम्परेचर था अब कुछ और टेम्परेचर है, आप क्या कहोगे? वो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एक्सपेरिमेंट किया था हमने क्या किया था? एक बीकर में हमने पहले उसमें क्या डाला था? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा में जैसे ही हमने पानी डाला हमने देखा गैस निकल रही है। गैस निकल रही है। वो भी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिखाया था आपको, गर्म हो गया था बाहर से। तो क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस भी रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज होती थी? हाइड्रोजन गैस। कैसे टेस्ट करते थे? पॉप साउंड से। जहां से गैस निकल रही है आप बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओ, पॉप साउंड से बुझ जाएगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहां पे भी गैस रिलीज होगी उसको क्या कह दोगे? केमिकल रिएक्शन। लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके लिए पहले पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट क्या बताया हमने? क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब ऐसा सॉलिड जो सॉल्युबल नहीं है। जैसे चौक है। चौक को मैं पाउडर फॉर्म में पानी में डाल दूं, घुल जाएगी क्या? नहीं घुलेगी। तो वो क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो घुल नहीं रहा है। चीनी को डालूंगा घुल जाएगी? यस, वो सॉल्युबल सॉलिड है। तो पीपीटी एक टाइप का इनसॉल्युबल सॉलिड है। अब मान लीजिए आपने कुछ रिएक्शन करी, आपके पास लास्ट में कुछ बन के आया, लेकिन आपको नीचे पे दिख रहा है कुछ पाउडर फॉर्म में जमा हुआ है, वो घुल नहीं रहा है पानी में। तो हम क्या करते हैं? उसको एक फिल्टर पेपर से पोर कराया। उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पोर कराया। तो फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा पोर हो जाएगा क्या? सिर्फ लिक्विड फॉर्म में जो होगा वो पोर हो जाएगा, बाकी जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो क्या होगा? उस फिल्टर पेपर में बच जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड। ये पांचों की पांच समझ में आए? अगर ये पांच में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है तो आप क्या कह दोगे? वो केमिकल रिएक्शन है। बहुत रेयर है, पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, होने को एक या 2 मार्क्स का आएगा। एक इक्वेशन आ रही तो 1 मार्क्स ही, 2 इक्वेशन आएंगी तो 2 मार्क्स ही, पर इक्वेशन 1 मार्क्स। लेकिन अब इसमें अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो मैं बेसिक से समझाऊंगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखी, मुझे बेसिक ले रहा हूं, फिर धीरे धीरे टफ में जाते रहेंगे। H2 + O2 गिव्स H2O। H2 + O2 गिव्स H2O। ये एक रिएक्शन दे रखी है। अब मुझसे कह रहा है इसको बैलेंस करो। तो बैलेंसिंग में मैंने कितनी चीजें याद करने को कहा है? 3 चीजें। 3 चीजें अपने दिमाग में रखने को कह रखा है। सबसे पहली चीज क्या? बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा। सबसे पहले मैं देख लेता हूं मेरे अनबैलेंस है कि नहीं। यहां हाइड्रोजन 2 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन को तो चेंज करूंगा नहीं, बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेंज करूंगा। अब या तो इसको 1 बना लूं, 2 को 1 बना लूं, या 1 को 2 बना लूं। रिएक्शन को बैलेंस करनी है तो या तो 2 को 1 बनाऊं या 1 को 2 बनाऊं। तो कभी भी हमेशा याद रखना, छोटे को बड़ा करते हैं, बड़े को छोटा नहीं। इंसान छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। तो यहां पे भी छोटे से बड़े को। तो 1 को क्या करूं? अच्छा, इसमें ना प्लस होता है, ना माइनस होता है, ना डिवाइड होता है, सिर्फ क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए? 2 से। बहुत बढ़िया। अब ये मल्टीप्लाई जो कर रहा हूं मैं, वो कहां पे होता है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। पहला तो क्या है?
छोटे को बड़ा बनाएंगे। दूसरा, ये जो मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चेंज करते हैं अगर हम नंबर में, वो ना इधर बगल वाली पोजीशंस में नहीं होता। कहां पे होता है? सिर्फ फ्रंट वाली। चाहे कितना ही बड़ा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखा है, इसमें अगर मुझे कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ करना है, मैं यहां पे करूंगा, ना यहां ना यहां ना यहां ना यहां, कहीं नहीं, सिर्फ कहां होगा? फ्रंट पे। तो चेंज जो भी होगा कहां पे होगा? आगे पे होगा। तो लिख लिया हमने, चेंज आगे पे होगा। तो क्या करूं मैं, ये 1 था तो इसको किस आगे पे 2 लिख दिया। तो अब दोबारा देखता हूं, यहां हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन कितने? अब तीसरा पॉइंट, आगे वाला सबका, बगल वाला अपना। मतलब ये जो आगे पे लिखा है ये सबका, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। यहां 5 लिखता हूं मैं तो ये 5 Na का भी होगा, C का भी होगा, O का भी होगा, H का भी होगा, O का भी होगा, क्योंकि आगे वाला सबका। लेकिन ये 2 किसका है? सिर्फ Na का। ये 3 किसका है? सिर्फ O का। ये 2 किसका है? सिर्फ H का। आगे वाला सबका, बगल वाला अपना। तो ये जो 2 था ये किसके लिए था? सबके लिए था। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब क्या करूं? अब इस 2 को 4 बनाऊं या 4 को 2? 2 को 4, छोटे को बड़ा। तो 2 को 4 कैसे बनाऊं? मल्टीप्लाई बाय 2। आगे पे ही करूंगा। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। बैलेंस हो गई। लास्ट में चेक करना है आपने, एक बार लास्ट में फिर चेक करना है कि क्या मेरे रिएक्टेंट और क्या मेरे प्रोडक्ट में बराबर चल रहा है बैलेंसिंग या नहीं। इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। इससे एक क्वेश्चन असर्शन रीजन में बन जा रहा है कभी कभी। एक आपको रिएक्शन असर्शन में रिएक्शन देगा और कहेगा दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक हो गया, और रीजन में दे देगा द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मान लो एक रिएक्शन ये दे रखी है असर्शन में, और रीजन में आपको दे रखा है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी में जो असर्शन के ऑप्शन होते हैं, बताओ। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ए होगा। क्यों? पहले ऊपर वाला तो ठीक है, बैलेंस करके दे रखी, नीचे वाला भी ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, और ये इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तभी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो रहे हैं, वरना इक्वल कैसे होते? समझ में आया? पक्का? तो यहां पे कहानी किसकी आती है? ये बैलेंसिंग की। एक हाफ ईयरली आपके जो स्कूल के टेस्ट होंगे उसमें हो सकता है 2 3 4 मार्क्स का आ जाए, या लेकिन बोर्ड्स में 2 से ज्यादा का नहीं आएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें क्वेश्चन एक अलग सा बनेगा। क्या करेगा ना, आपको दे देगा इस तरीके से। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल को ही फॉलो कर रहा हूं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये दे देगा आपको, ठीक है। अब आपको कहेगा पहले इसको केमिकल इक्वेशन में लिखो, फिर जाके इसको बैलेंस करो। एनसीईआरटी में बहुत एक क्वेश्चन के 4 पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट ऐसे है ना, एक्सरसाइज में देखना वहां पे क्या है। अब इसको पहले मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन को H2 लिखूंगा, ऑक्सीजन को O2 लिखूंगा, वाटर को H2O लिखूंगा, फिर जाके अब इसको क्या करूंगा? बैलेंस। इतना इजी आएगा नहीं पेपर में। पेपर में आ जाएगा बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे कंपाउंड आएंगे। फॉर्मूला बनाना सिखा रखा है आप लोगों को। क्या करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए? मान लिया मुझे वाटर का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि वाटर में H और O होता है। आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तो 2 चीजें याद होनी चाहिए, एक तो क्या? कंपाउंड, और दूसरी उसकी वैलेंसी। मतलब वो जो फॉर्मूला है उसमें कौन कौन से एटम आ रहे हैं, और दूसरा उसका वैलेंसी क्या है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। ऑक्सीजन की क्या होती है? 2। क्रॉस कर लो तो क्या बन गया? H2O। बहुत इजी ट्रिक है केमिकल फॉर्मूला बनाने की। क्या है? आपको 2 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या? पहली चीज, जो जिसका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है उसमें कौन कौन से एटम है। जैसे वाटर का बनाना था मुझे, वाटर का दिमाग में था कि H और O होता है, तो H और O मैंने लिख लिए। दूसरी चीज उनकी वैलेंसी, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2। क्या कर देंगे? क्रॉस ओवर। तो H कितना हो जाएगा? 2, O कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? यहां पर आता है ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आने के चांसेस है। ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एनसीईआरटी में कर रखे हैं हमने। ठीक हो गया? बाकी एक तो इस टाइप का बैलेंसिंग का आएगा 1 या 2 मार्क्स का, हो सकता है 1 मार्क्स में ही दे दे।
ठीक है, अब आती है कहानी, आगे बढ़ती है किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आएगा, जहां पर से क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? 5 टाइप की। सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इन पांचों में क्या क्या आने वाला है, इन पांचों में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्बिनेशन से बहुत रेयर है कि आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए पेपर में। कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा आ सकता है, a प्लस बी गिव्स ए बी, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दे दिया, वो कहेगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन की एक पहचान है कि प्रोडक्ट एक ही होता है। जिस भी रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, आप उस रिएक्शन को क्या नाम दे दोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी बता रहा हूं एक एक करके कैसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई करने वाला। काई का? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करो कोई रिएक्शन दियो, कौन किस टाइप की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है। रिडॉक्स उसमें नहीं होती जनरली। रिडॉक्स का एक अपना अलग, रिडॉक्स इकलौता ऐसा टॉपिक है जो अपने आप का अलग क्वेश्चन लेके आएगा, गारंटेड है। चाहे हाफ ईयरली ले लो, चाहे अपने प्री बोर्ड ले लो, चाहे फाइनल ले लो। फाइनल बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही करना है भाई, क्योंकि टीचर के दिमाग में ये रहता है पिछले बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था तो मैं अभी हाफ ईयरली में देती हूं या देता हूं। समझ में आया? तो रिडॉक्स तो अपने आप में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेके चलता है। 2 मार्क्स का जनरली, 3 भी नहीं कहूंगा, 2 मार्क्स कहूंगा। इस 2 मार्क्स में क्या कहता है वो? एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या देगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बता पाएगा? जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होगा। अभी समझाऊंगा दोबारा रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या, आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं आपको एक हल्का ओवरव्यू दे रहा हूं। इन 3 टाइप की रिएक्शन, इन 4 टाइप में आइडेंटिफिकेशन आएगा। आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप की रिएक्शन है। आइडेंटिफाई करो, आपको एक क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा नहीं है अभी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कॉम्बिनेशन हो साथ में एक्सोथर्मिक भी हो, या डिकम्पोजिशन हो साथ में एंडोथर्मिक हो। अब कैसे पता चले एक्सो एंडो का? जब भी हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, जिसमें हम रिएक्टेंट में ही हीट डाल दे रहे हैं, मुझे यहीं पे हीट ऐड करनी पड़ी है, वो एंडोथर्मिक। जिसमें मुझे हीट यहां पे मिल रही प्रोडक्ट में, उसे एक्सोथर्मिक। समझ में आया? तो अब आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो मैंने बता दिया, उसकी पहचान क्या है। कॉम्बिनेशन जनरल एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं। आपने जहां पे भी सिंगल प्रोडक्ट, देखो याद करने का तरीका, जहां पे भी ये लिखते हो ब्रैकेट में लिख लो सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट होता है, हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? अब आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जस्ट इसका उल्टा, यहां पे आ जाता है क्या? सिंगल रिएक्टेंट। क्या आता है? सिंगल रिएक्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि इसके 3 टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने 3 टाइप पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीनों के एग्जांपल एक एक कम से कम आने चाहिए, रिएक्शन एक एक रिएक्शन तीनों की आनी चाहिए, पेपर में आएगा ही आएगा तीनों में से एक। अब कैसे पता लगाएं कि कौन सी डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन की पहचान क्या? जैसे कॉम्बिनेशन की पहचान थी सिंगल प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन की पहचान क्या होती है? सिंगल रिएक्टेंट। क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट। मतलब इसमें एक रिएक्टेंट होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों में टूटता है। FeSO4 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका, ठीक है। FeSO4 है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3।
तो देखो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, जहां पे भी प्रोडक्ट जहां पे भी रिएक्टेंट सिंगल मिल जाए वो दिमाग में खैट बच जाना चाहिए, कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। और जहां पे भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिंगल मिल जाए, कॉम्बिनेशन। ऑब्वियस है ना, मैं अगर दो बैचेस को 10th के कंबाइन कर दूं, कितनी क्लास बनेगी मेरी, एक बनेगी। कंबाइन कितनी भी, मैं मेरे 4 बैच है, 4 के 4 बैच कंबाइन कर लूं, एक ही क्लास तो हुई। कॉम्बिनेशन मतलब लास्ट में बनना एक है, तो कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट है। डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना। खाना हम खाते हैं तो पेट में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। तो टूटती कौन सी चीज है बेटा, अच्छा मैं यहां पे एटम लेके चलूं या मॉलिक्यूल लेके चलूं, वो टूटेगी कभी? मैं कह रहा हूं H2 को मैं कितना ही हीट दे दूं, वो कभी H और H में टूटेगी क्या, ना, क्योंकि H तो इसमें स्टेबल ही नहीं रहता है। जितने भी नॉन मेटल हैं वो किस फॉर्म में स्टेबल रहते हैं, अपने एलिमेंट के फॉर्म में। हाँ, कोई वो होता Na2 होता तो वो टूट सकता था, Na प्लस Na, क्योंकि क्या है, मेटल है, और मेटल तो सिंगल एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? तो ये क्या है, अच्छा अब ये तो डिकम्पोजिशन समझ में आया। अब डिकम्पोजिशन की 3 टाइप क्या है, पहला थर्मल, दूसरा फोटोलिटिक, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक। थर्म मतलब क्या होता है, हीट। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, हमारी बॉडी की हीट। बुखार आ रहा है हमारी बॉडी में, गर्म हो रही है हमारी बॉडी, तो थर्म मतलब हीट। तो जिस रिएक्शन में, जो भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप टूट जाएगी क्या, ब्रेक डाउन अपने आप हो जाएगा ना? अगर अपने आप ब्रेक डाउन हो रहा होता तो हमारे अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, हर चीज टूटते फिरती। तो कोई भी चीज अपने आप तो टूटेगी नहीं, या तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, या मुझे फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। या तो हीट देनी पड़ेगी, या लाइट देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है। अच्छा, हर कोई हीट से तो नहीं टूट जाएगा ना, हर कोई चीज हीट से टूट जाए पॉसिबल नहीं है, हर कोई लाइट से टूट जाए पॉसिबल नहीं है, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाए पॉसिबल नहीं है। तो हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी अलग अलग डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो हीट की प्रेजेंस में टूट रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का एग्जांपल कोई बताएगा मुझे? AgCl वाला, क्या AgCl? AgCl है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये Ag प्लस Cl2। क्या है ये, किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, लाइट की प्रेजेंस में। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया है। हाँ ये पेपर, अच्छा AgCl का एक क्वेश्चन जो है आपके में, वो आपकी उसमें है नहीं शायद, मैं आज देख रहा था। एक कह रहा है कि अगर आप, क्या था वो है, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्लेट वाला था कुछ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जब हम वो लाइट डालते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन लिखो गएगा। तो क्या है वो, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक प्लेट है, जो भी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, या तो उसमें AgBr होता है या फिर AgCl होता है। इन दोनों में से एक चीज होती है, या तो AgBr होता है या AgCl से बनी होती है। तो आपने लिख देना वहां पे AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Ag प्लस Cl2। समझ में आया? जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म जब भी आएगा दिमाग में क्या आना चाहिए, वो किसकी बात कर रहा है, या तो AgCl या AgBr की। समझ में आया? ये हो गया फोटोलिटिक का। इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जांपल क्या होगा, है H2O कह सकते हो, या फिर आप सॉल्ट वाटर ब्राइन कह सकते हो। ब्राइन पढ़ा था हमने, ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस H2O, मतलब एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को मैं क्या ऐसा करूं कि ये मेरा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाए। एक्सपेरिमेंट कराया था इसका हमने देखा था कि जब हम नमक के पानी से जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं ना, तब जाके मेरा क्या बन रहा है, वहां क्या बनता था, नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में क्या बनता था, NaOH और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। ये वहां पे सेकंड चैप्टर में एसिड बेस में हमने किस में पढ़ी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। जब भी ब्राइन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या बनता है, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता था, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन और एल्कली प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक का। तो देखो थर्मल की हो गई, फोटोलिटिक की हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक की है।
और भी बहुत सारी हैं, आप एक एक, लेकिन एक याद करनी पड़ेगी आपको, पेपर में दे सकता है आपको, पहचानने को देगा, ये लिखने को दे ना दे लेकिन पहचानने को देगा कि पहचानो कि कौन सी क्या है। तो ये एरो के ऊपर जब लिखा होता है ना, पहचान जाना। अगर ऐसा ट्राइंगल बना है मतलब ये हीट का साइन है। लाइट को एच न्यू से कह सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी लिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट लिखेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे, डिस्प्लेसमेंट का पिछले बार क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चा कंफ्यूज, किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। यहां ए बी प्लस सी था, यहां जाते आते बी ने, ये सी ने ए को क्या कर दिया, यहां पे डिस्प्लेस कर दिया। सी ए की जगह बैठ गया, सी बी बी सी बन गया और साथ में ए को उसने बाहर कर दिया। डिस्प्लेस होते हुए दिख रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब है एक ने उधर जाते आते अपनी दूसरे की जगह जाके बैठ गया। यहां सी अकेले था, वहां जाते आते सी बी के साथ बैठ गया, ए को बाहर कर दिया, तो सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया? और ये डिस्प्लेस क्यों करा इसने? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को ही रिप्लेस कर सकता है। मैं कह रहा हूं Zn और Fe में एक दूसरे को कौन रिप्लेस कर सकता है? बताओ। Zn Fe को डिस्प्लेस करेगा, कभी भी आयरन Zn को नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे आते हैं। ये Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। समझ में आया? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने को कहा था मैंने। पोटेशियम से स्टार्ट होते हुए पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, या ऐसी एल्यूमिनियम, फिर ऐसी करते करते आती है। तो ये याद होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कभी गलती नहीं करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कहा मैंने? जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल। समझ में आया? ठीक हो गया। ये तो दिख जाती है आराम से, देख के पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट है। एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है, उस वहां जाते आते वो एलिमेंट जो था वो कंपाउंड के साथ लग गया है और वहां का एक मेटल बाहर कर दिया है। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल कर सकते हैं हम, ZnSO4 प्लस FeSO4 प्लस Zn क्या बन जाएगा? ये Zn ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, तो हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक हो गया। कभी कभी टीचर बहुत चालाक होते हैं, ZnSO4 प्लस Fe देते हैं, बच्चा बड़ी खुशी खुशी इसको FeSO4 प्लस Zn लिखाता है, लेकिन आपने यहां पे लिखना है नो रिएक्शन, क्योंकि Fe कम रिएक्टिव है Zn से। Fe कम रिएक्टिव है मतलब वो Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये ज्यादा ताकतवर है ना Zn, जो जितना ऊपर रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ताकतवर होगा। तो ज्यादा ताकतवर वाले को कम ताकतवर वाला कैसे हरा सकता है? तो वो क्या कर रहा है, उसको बाहर कर दे रहा है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक हो गया। ये होती है हमारी क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट इसी का बड़ा भाई है, लेकिन वहां पे जरूरी नहीं है कि मेटल्स का ही हो। क्या जरूरी नहीं है कि मेटल्स का ही लेन देन हो? वहां पे क्या होता है, दोनों कंपाउंड होते हैं और क्या प्रोसेस होती है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AgCl प्लस NaNO3। अच्छा, यहां पे क्या होता है, इसका आयन और इसका आयन आपस में एक दूसरे की क्या कर लेते हैं? जगह बदल लेते हैं। तो क्या होगा? NaCl बन जाएगा प्लस AgNO3 बन जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की अंतर क्या है, पहचान क्या है? डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। यहां पे दोनों कंपाउंड होंगे। यहां पे क्या होगा? दोनों कंपाउंड होंगे और बनने वाले भी दोनों कंपाउंड। यहां पे क्या होगा? एक कंपाउंड एक मेटल, एक कंपाउंड एक मेटल या एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये पहचान है कि यहां पे दोनों कंपाउंड, यहां पे एक कंपाउंड एक मेटल। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की क्या है? रिडॉक्स अपने आप में दो रिएक्शन से मिलकर बना है। कौन कौन सा? रिडक्शन, RE मतलब रिडक्शन,
OX RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ये समझेंगे। ऑक्सीडेशन जैसे अपने आप को नाम से बता रहा है ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, तो ऐसे सब्सटेंस देखो सारी अच्छा रिएक्शन हो रही है ना सारी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते बदल रही है चीजें। क्या रिएक्टेंट में ही आपस में बदल जा रही है क्या? वो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रही है तब जाके बदल रही है। तो अगर यहां रिएक्टेंट में किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है और जाते जाते उसके साथ प्रोडक्ट में जाते आते उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन, या तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों प्रोसेस एक साथ अकर नहीं होंगी, या तो ये वाली हो रही होगी या ये वाली हो रही होगी। कोई एग्जांपल बताएगा? ये एक रिएक्शन है, दिख रही है आप लोग को? ये अगर आप लोग देखोगे तो यहां देखो कॉपर यहां अकेला था, जाते आते कॉपर के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर से जाते आते कॉपर के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो हम क्या कहेंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मैंने क्या कहा था, एक बार में एक ही डेफिनेशन लगेगी ना, दूसरी वाली लगा के देखो लगेगी नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है नहीं, यहां भी नहीं है तो दिक्कत ही नहीं। यहां हाइड्रोजन दो थे, वहां जाते आते भी कितने रहे? दो। तो रिमूव हुआ क्या हाइड्रोजन? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लगेगी तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं लगेगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लग रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं लगेगी। अब जिसको ऑक्सीडेशन आ गया उसको रिडक्शन आ जाएगा। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा। रिडक्शन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो क्या बन जाएगा? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। फिर बता रहा हूं दोनों में से एक ही डेफिनेशन लगेगी। तो देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहां से यहां में नहीं हो रहा। अब जहां पे ऑक्सीडेशन हो गया वहां पे रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन अगर हो रहा होगा तो दूसरी जगह हो रहा होगा, वहां पे नहीं होगा जहां पहले था। तो यहां H2 के साथ होता है, यहां जाते आते कौन रहा? हाइड्रोजन अकेले रहा। तो मतलब यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाते आते रिमूव हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो वहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास। ऐसा नहीं है जिस रिएक्शन, एक रिएक्शन बताई थी मैंने, याद है किसी को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था? बताओ जरा कॉपी में देख के क्या थी वो। एक रिएक्शन ये है। अब इसमें आपको कहीं पे ऑक्सीजन दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। नहीं बोलो बेटा, क्योंकि हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पहली वाली डेफिनेशन दोनों से कट हो गई। अब आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑब्वियस है पहली वाली नहीं लग रही तो कौन सी लगेगी? दूसरी। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बेटा यहां सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, वहां जाते आते हाइड्रोजन डिलीट, तो यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी चीज रिडक्शन कहां पे हो रहा है? एडिशन ऑफ, यहां क्लोरीन अकेले था, वहां जाते जाते हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहां पे क्या होगा? रिडक्शन। समझ में आया? कोई डाउट? दोनों डेफिनेशनों का यूज करके एक एक रिएक्शन हमने करा दी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में ये नहीं पूछेगा। पेपर में आपसे क्या कहेगा? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एक रिएक्शन दे दी, ये कोई भी XYZ रिएक्शन दे दी, कहेगा आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो आप वो तभी कर पाओगे जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। तो देखो हमेशा ट्रिक बता रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पे होगा? जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा, तो जहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन दोनों में हो रहा है ना, तो इन दोनों में से एक क्या होने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से एक क्या होने वाला है? रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रिक सीख लो, फिर बोल रहा हूं, यहां पे से जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ एजेंट का काम कब होता है? पहले होता है बाद में होता है?
ऑब्वियस है, पहले वो तो बन के आ गया, उसके बाद एजेंट का क्या। मैं अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं अगर ट्रैवल एजेंट से कहूंगा वो घूम के आ जाऊंगा तब मुझसे मिलेगा, पहले बात करेगा कि आपका बजट कितना है क्या है, पहले करेगा ना। तो जो भी पहले रिएक्टेंट साइड में होते हैं वही आंसर होते हैं। तो जो H2O होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन दोनों में से मुझे चूज करना था ना कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कौन सा है, H2 नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट में कौन है, H2O। और ऐसी रिडक्शन में क्या होगा, इन दोनों में से कौन होगा, Cu, क्योंकि मैंने क्या कहा कौन होते हैं, रिएक्टेंट वाले होते हैं। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ गए तो दिक्कत, तब भी दिक्कत नहीं है, आपको देख के तो ऐसे बता दिए जैसे ये वाला ऑक्सीडाइजिंग है तो बचा हुआ क्या होगा, रिड्यूसिंग ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा आ गए तब आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। समझ में आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इससे क्वेश्चन क्या आएगा बता दिया मैंने, 2 मार्क्स में कहेगा डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वो तभी कर पाओगे जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता होगा। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है, क्या आता है, लास्ट टॉपिक, ये इरेज कर रहा हूं मैं। लास्ट टॉपिक क्या कहता है बेटा इसका, अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन हम डेली लाइफ में कहां देख रहे हैं, तो उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है क्या, कोरोजन, और एक आता है, सही लिखी है स्पेलिंग है, देख लेना, रेनसीडीटी। कोरोजन के अंदर ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, रस्टिंग है। इसका सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं। अच्छा, रस्टिंग क्या होता है जंग लगना, लोहे में लगता है ना। जब भी लोहे में जब भी कोई लोहा छोड़ो, जब भी कोई मेटल एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है तो उसके ऊपर धीरे 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 एक लेयर बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, लेयर, जो कि उसको खराब करने लगती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल। क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल। लेकिन मेटल्स इतनी जल्दी कोरोड होते नहीं है, सालों साल 100 साल हो जाएंगे तब जाके भी नहीं होते, बहुत रेयर है। लेकिन मेटल्स में एक ऐसा मेटल है जो बहुत जल्दी कोरोड करने लग जाता है, जिसका नाम क्या है, आयरन। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड बना है जिसका नाम क्या है, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रस्टिंग हमेशा आयरन की होगी, कहानी वही है। जब भी आयरन, मान ये तो एल्यूमिनियम है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कोरोजन, क्योंकि दूसरा मेटल है। लेकिन यहीं पे मैं कह रहा हूं आयरन है, क्या है, आयरन है। यार आयरन का कुछ था हमारे पास, चलो छोड़ो, आयरन है मान लो। आयरन अगर एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रहेगा तो क्या होगा, रस्टिंग होगी। इसका एक रिएक्शन होता था क्या, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। इसको क्या कहते हैं, रस्ट, जो आयरन के ऊपर लग रहा है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग। इसका नाम क्या था, कोई बताएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड यूज करते हैं जब भी पानी डॉट के फॉर्म में जुड़ा होता है, बताया है मैंने, एसिड बेस सॉल्ट में भी जब भी पानी डॉट के फॉर्म में जुड़ा होगा हाइड्रेटेड वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत रेयर है बनने को, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार, रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी होती क्या है, पहली बात, रेंसिडिटी होती है खाने का खराब हो जाना। क्या होता है, खाने का खराब हो जाना। खाना अगर खराब हो जा रहा है, आपने जनरली नोटिस किया होगा हमारा खाना कब खराब होता है, जब हम बाहर रख देते हैं, फ्रिज में रखना भूल जाती है मम्मी। तो खाने का खराब होना मतलब क्या है, जब भी खाना नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट है, वो किसके कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में। और एयर में किसके बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की। जब भी फैट या ऑयल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो एक जो कंपाउंड है उसको, जो भी खाना है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, खाने का जो महक आती है ना बाहर रखने से, कभी कच्चे आलू को बाहर रखे रहते हैं, उससे आती है महक।
कच्चे आलू से कभी भी महक नहीं आती, लेकिन वहीं पे हमने आलू की सब्जी बना दी, एक रात बाहर रखेंगे क्या हो जाएगा, सुबह महक आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आलू में फैट ऑयल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आलू की जब हम सब्जी बना रहे सबसे पहले मम्मी कढ़ाई में क्या डाल ली है, तेल डाल ली है। तो अब वो तेल में आलू बन रहे हैं, तो वो तेल में जब आलू बन रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सब्जी रह रही है बाहर रात भर, तो क्या हो जा रहा है, रेंसिडिटी हो जा रही है, फाउल स्मेल, सुबह तक मुझे गंदी स्मेल आने लग जा रही खाने। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है वो उसमें रेंसिडिटी होना लाजमी है। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे बचा सकते हैं इसको? पहला, फ्रिज में रख लो। फ्रिज में ऐसा क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। दूसरा, एयर पैक्ड कंटेनर में बंद कर दो। ऐसे कंटेनर में बंद करो जिसमें एयर घुसने की जगह ही ना, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो खराब कैसे होगा। तीसरा, लाइट की एब्सेंस में रखो। आप लाइट से दूर रखो, डार्क में रखोगे तो रिएक्शन प्रोसेस बहुत धीरे होगा। जाड़ों में हमारी सब्जियां उतनी जल्दी खराब नहीं होती क्योंकि लैक ऑफ सनलाइट होती है जाड़ों में। समझ में आया? चौथा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में पैक कर दो। आपने देखा होगा आपके चिप्स के पैकेट्स या कोई भी पैकेट्स होते हैं जिनमें हवा होती है, वो कौन सी हवा होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस ऐसा क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन जो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। समझ में आया? तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में आप सारे उसको पैक कर दो, क्या हो जाएगा, खाने को ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी नहीं, रेंसिडिटी होगी नहीं। समझ में आया? तो रेंसिडिटी और इसके प्रिवेंशन, तो ये थी पूरी कहानी। इसमें एक क्वेश्चन था कि चिप्स के पैकेट्स को नाइट्रोजन से कवर करते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट, ऐसा क्यों? तो आप लिखेंगे उसमें क्या कि नाइट्रोजन वहां पे उस चिप्स के, मतलब जो चिप्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? वही रेफ्रिजरेटर में होता है, हमारे फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन गैस होती है। आप जब फ्रिज खोलते हो एकदम से वो गैसेस निकलती हैं, वो नाइट्रोजन गैस है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पूरे चैप्टर का समरी हो गई कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ सकते हैं। बाकी इसका ब्रीफ हमने पढ़ रखा है, पूरा ब्रीफली भी पढ़ा है हमने। समझ में आया?